EK स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 1950 से 1990 तक, जिसमें हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया था कृषि के बारे में। आज हम उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे, वे किस तरीके से कृषि में सुधार करने के लिए अपनाए गए तरीके थे। तो उसके अंदर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज जो कृषि में पढ़ने के बाद आज पढ़ेंगे हम हरित क्रांति के बारे में, कि स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। जब स्वतंत्र देश हुआ था तो उस समय हमारी 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, जिसमें इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। पुरानी प्रौद्योगिकी के प्रयोग की वजह से उत्पादकता कम थी और अधिसंख्यक किसान थे के पास आधारिक संरचना का नितांत अभाव था। आधारिक संरचना का मतलब है जैसे सिंचाई, बिजली, उर्वरक, रासायनिक खाद्य वगैरह, कीटनाशक पदार्थ है, तो उनका क्या था, अभाव था। तो भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता है, यदि मानसून स्तर था वो कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी। जब मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। यानी कि क्या था कि उस समय किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और न ही यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास में थी। औपनिवेशिक काल का जो कृषि का जो गतिरोध है वो हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग से है। जब उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया गया तो उनकी जो गतिरोध है, औपनिवेशिक काल का गतिरोध, कृषि का गतिरोध, वो स्थायी रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें हरित क्रांति से मतलब है उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल में वृद्धि से। इन बीजों के प्रयोग से, जो इन बीज है, इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इसके लिए हमें बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक तथा निश्चित जल पूर्ति की आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें उच्च पैदावार चाहिए तो इसके लिए हमें इन जो आगत है हमारे पास, इनका सही अनुपात में प्रयोग भी होना महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाले किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों की सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए यह हरित क्रांति के पहले चरण में, जब हरित क्रांति का पहला चरण था 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक तक, तो ये लगभग हरित क्रांति का पहला चरण था 1960 से 1970 के मध्य तक। तो उस समय HYV उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त जो HYV बीजों का लाभ है वो केवल HYV बीजों का मतलब है उच्च किस्म के जो बीज थे उनका गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। जो गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र थे उनको मिल पाया। हरित क्रांति के दूसरा चरण था 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। तो उसमें HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। यानी कि 1970 से 1980 के दशक के मध्य में जो HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ।
इस प्रकार हरित क्रांति के प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन था उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे, यानी कि हमें खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। खाद्यान्न हमें अन्य देशों से नहीं मंगवाना पड़ रहा था, तो इससे कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इसे उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे, यानी कि जब किसान थे उन्हें बाजार में बेचने की जगह उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मान लो कि उपभोग स्वयं ही कर रहा है जो किसान है, तो उससे क्या होगा कि जो कितना भी अधिक उत्पादन हो अर्थव्यवस्था पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए कोई किसान है जिसके पास उत्पादन हो रहा है गेहूं का, अगर उसमें उत्पादन में वृद्धि हो रही है और वो किसान है वो अपने पास ही वो सारा का सारा उत्पादन हो रहा है तो भी वो अपने पास ही रख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे अर्थव्यवस्था पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मान लो कि वो किसान है, उत्पादन है, वो पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच रहा है, तो उससे उत्पादन पर निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हर बार उत्पादन बढ़ेगा तो वो ज़्यादा अर्थव्यवस्था बाजार में ज़्यादा बेचेगा, तो इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया अंश, यानी उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, जब किसान है वो जो जिसके पास जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, यानी कि वो एक अंश तो अपने पास रख लेगा उपभोग करेगा, बाकी जो अंश है वो बेचेगा बाजार में, तो बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। इसे क्या कहलाएगा? विपणित अधिशेष कहलाता है। बाजार में उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में जो खाद्यान्न है उनकी कीमतों में उपभोग की जो खाद्यान्नों की कीमतें हैं जो खाद्यान्नों की कीमतों के अंदर क्या हुआ? कमी, उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। जो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा क्या आई? कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का अपनी जो कुल आय थी उनके बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों में इस सापेक्ष कमी में बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त करके, यानी हरित क्रांति से क्या हुआ? उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ कि सरकार खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे कि खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। आगे है कि यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। यह जोखिम यह था कि जो ये प्रौद्योगिकी है वो बिल्कुल ही निरापद नहीं है। यह जोखिम यह था कि इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी। कैसे असमानताएं? क्योंकि जो उस उच्च किस्म के जो बीजों का प्रयोग केवल बड़े किसान ही कर पाएंगे। छोटे किसानों के पास तो मतलब उनको बीजों को खरीदने की क्षमता नहीं होगी, यानी कि ये समस्या ये थी कि छोटे और बड़े किसानों के बीच में असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि केवल बड़े किसान ही अपेक्षित जो आगत हैं उन्हें खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति के अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक होती थी, यानी कि जो इन फसलें हैं उनमें कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक होती थी। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले जो छोटे किसानों की फसलों का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। भाई ये संभावनाएं थी, लेकिन सौभाग्यवश क्या हुआ कि सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय थे, उनके कारण ये आशंकाएं
जो आशंकाएं थी वो सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए, वे कम ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी। जो उर्वरक थे, जो खा जो मतलब रासायनिक पदार्थ थे, खाद वगैरह, उर्वरक, कीटनाशक पदार्थ, तो उनसे आर्थिक सहायता दी और ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। जो आवश्यक आगत, आगत का मतलब है जो साधनों से है। आगत का मतलब है जैसे सिंचाई सुविधा, जो उर्वरक है, कीटनाशक पदार्थ हैं, तो उनमें क्या है कि जिन हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है उत्पादन करने के लिए, तो उन आगत पे उपलब्ध हो सके। छोटे किसान को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। जो बड़े खेत थे उनके बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति के छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। जो छोटे किसान थे उन्हें लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं के कारण, यानी कि सरकार ने जो अनुसंधान स्थापित किए गए थे उनके सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए। जो कीटनाशकों को जो जोखिम थे वो कम हो गए और जो कीटनाशकों को आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी के कारण थे, यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते, तो यह क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। क्या था कि यदि किसानों को लाभ नहीं दिया जाता सरकार द्वारा, तो इसके से ये लाभ है वो बड़े किसानों तक ही मिलकर सीमित रह जाता। आगे है सहायकी पर बहस। हम आपको बताते हैं अब सहायकी क्या है। सहायकी पर बहस। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी का, जो आर्थिक सहायकी है उसका आर्थिक औचित्य एक गर्मा-गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। यानी कि जो आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि सब्सिडी से है, औचित्य एक गर्मा-गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सही भी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई एचवाईवी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु सहायता दी जानी आवश्यक थी। यानी कि जो छोटे किसान थे वो विशेष रूप से वो एचवाईवी यानी उच्च किस्म के बीजों को अपना सके, इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उन्हें जो प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जानी, जो आर्थिक सहायता है वो दी जानी आवश्यक थी। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी परख के लिए सहायता आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक जो प्रचलन के बाद सहायता धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। वे कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि जब एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक जो प्रचलन के बाद में जो सहायता है उसका धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं, यद्यपि सहायता का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायता का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है। यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरक पर सहायता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। जो उर्वरक है उन पर जो सहायता है, आर्थिक सहायता, वो जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता, लक्षित समूह हैं उनको लाभ नहीं होता और सरकारी कोष का अनावश्यक भारी बोझ बढ़ पड़ता है। जो सरकारी कोष है उस पर भारी बोझ पड़ता है। देखिए बॉक्स नंबर 2.6। तो हम पहले हम देख लेते हैं 2.6 जो बॉक्स है वो हम देख लेते हैं। अब हम पीछे चलते हैं बॉक्स नंबर 2.6 पे। 2.5 है ये, तो अगला है 2.6। तो हम पहले 2.6 पढ़ लेते हैं। बॉक्स 2.6 कीमतें संकेतकों के रूप में। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। हमने पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक है। ये कीमत है वो वस्तु की उपलब्धता का संकेतक है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है
तो कीमतें बढ़ जाती है, यानी कि जब वस्तुएं कम हो जाती है तो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, और कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसके उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण मतलब कम पूर्ति के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे। मान लो कि कोई पूर्ति है, कम पानी है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ जाएगी तब लोग उसका उपयोग है वो सावधानी पूर्वक करेंगे। उदाहरण के लिए पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो हम शिकायत करते हैं, सरकार पर दोषारोपण करते हैं, परंतु पेट्रोल की कीमत में वृद्धि इसकी अधिक कीमत को दर्शाती है, अधिक कमी को दर्शाती है। भाई पेट्रोल में कीमत में अगर वृद्धि हो रही है इसका क्या मतलब है कि इसकी कमी हो रही है, कमी की वजह से उसकी कीमतें बढ़ रही है, तो कमी को दर्शाती है। और कीमत वृद्धि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है इसका मतलब ये है कि उस वस्तु की कमी है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायकी कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेत नहीं होने देती है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं जो सहायकी आर्थिक सहायकी है, वो आर्थिक सहायता जब सरकार देती है तो इससे क्या होगा कि कीमतों का वस्तु की जो पूर्ति का संकेत नहीं होने देती है। जब बिजली और पानी की सहायकी युक्त दरों पर निःशुल्क प्रदान किया जाता है, मान लो बिजली और पानी है वो सरकार क्या दे रही है, सहायकी युक्त दरों पर निःशुल्क प्रदान किया जाता है, तो उनकी कमी को ध्यान रखे बिना इनका फिजूल उपयोग किया जाएगा। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएंगे, और भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो, इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाएंगे। जो कमी के संसाधन है, दुर्लभ संसाधन है, भी कम हो जाएंगे। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएंगे, उर्वरक कीटनाशक पर सहायकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सहायकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायकी पर विचार करें और स्वयं से ये पूछें, क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है? आप इस पर ये क्वेश्चन पर स्वयं से पूछें और आप इस पर विचार कीजिए। आगे हम पढ़ लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया 2.6 नंबर बॉक्स पी, सरकारी कोष का अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है, मानना है कि मत है कि सरकार को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए। भी एक तो बोल रहे हैं कि जारी रखना अनावश्यक है, और दूसरे बात ये कह रहे हैं कि जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब है और सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच में असमानता बढ़ेगी और समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। जो समता समानता है उनका क्या होगा, उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसान तथा उर्वरक उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे केवल निर्धन किसानों को इनका लाभ मिले। यानी कि इसका यही एक है कि सहायकी समाप्त करना नहीं है बल्कि ऐसे कदम उठाना है कि निर्धन वर्गों को ही इनका लाभ मिले। 1960 के दशक के अंत तक, जो 1960 का दशक था उसके अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। भारत था वो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। ये निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा है कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। भी कहना यह है कि खाद्यान्नों में तो आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन
जो 65% जनसंख्या 1990 तक भी कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश क्या कर रहा है, जैसे देश संपन्न होता है तो सकल घरेलू उत्पाद में, जैसे जैसे देश संपन्न होता है तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भाई अगर देश संपन्न की दृष्टि से तब दिखता है जब लोग मतलब क्या है कि निर्भर जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड ना होकर अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा दिखाई दे तो संपन्न होता है। भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि का अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। कृषि के अंशदान में तो कमी आई लेकिन कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं आई। 1950 में 67.50% थी और 1990 तक घटकर 64.90% हो गई। इस क्षेत्र में इतनी इतनी उत्पादकता वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा ही संभव थी। इस मतलब जो क्षेत्र था उसमें जो उत्पादन वृद्धि हुई है, अगर उसमें कम श्रमिकों का प्रयोग करते तो अभी हम इतना उत्पादन कर सकते थे। फिर भी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? कि इसका उत्तर सही यह है कि उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, जो उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्रक है वो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। यानी कि जो कृषि में लग रहे थे वो उद्योग और सेवा में लग सकते थे, नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 व 1990 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। अब आगे है उद्योग और व्यापार। तो उद्योग और व्यापार के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे इसी तरह का कंटिन्यू रखें, इसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।